जिस दवाई को आप इतने दिनों से अमृत समझ के खा रहे हैं, उस दवाई को आपको खाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि एक दिन वो आपका डेथ का रीज़न बनेगा। मैं बात कर रहा हूँ एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स इतना खतरनाक क्यों है, इसके पीछे का साइंस क्या है, मैं भी समझाता हूँ। क्योंकि वो आपने सुना है ना कि किसी के घर इतना बार मत जाओ कि वहाँ के लोग आपको नापसंद करना शुरू कर दे। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में भी होता है। हम जितने बार एंटीबायोटिक्स को लेंगे, जितने ज़्यादा बार लेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा बॉडी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और वही रेजिस्टेंस है नापसंद करना। मान लो आपने फार्मेसी से एजिथ्रोमाइसिन खरीदा है। एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के राइबोसोम में 50S सब यूनिट को ब्लॉक करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब ये एजिथ्रोमाइसिन का एक और प्रॉब्लम है कि वो लंबे समय तक ब्लॉक करते रहता है, लंबे समय तक ब्लॉक किए रहता है। लेकिन एजिथ्रोमाइसिन को थोड़ी पता है कि हमारे गट में कौन सा गुड बैक्टीरिया है और कौन सा बैड बैक्टीरिया है। इसी चक्कर में क्या होता है कि जो गुड बैक्टीरियाज हमारे गट को बहुत अच्छे से संभालते हैं, हमारे बॉडी को पूरा अच्छे से रेगुलेट करते हैं, वो भी मर जाएंगे। उसके वजह से हमारा पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, हमारा इम्यूनिटी लो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ हर इन्फेक्शन में एजिथ्रोमाइसिन लेने से हमारे बॉडी में एजिथ्रोमाइसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके वजह से एजिथ्रोमाइसिन एक टाइम के बाद हमें काम करना बंद कर देगा। गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ रिवर्सिबल है, हम उसे फिर से रीग्रो करा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो इरिवर्सिबल है, वो है रेजिस्टेंस होना। किसी भी एंटीबायोटिक का अगर रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में हो गया तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता। एक बार अगर बॉडी उस एंटीबायोटिक को नकारना स्टार्ट कर दे, उसको नापसंद करना स्टार्ट कर दे, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो रहा एजिथ्रोमाइसिन का एग्जांपल। एजिथ्रोमाइसिन के अलावा भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिसको हम ऐसे ही ले लेते हैं कोई भी इन्फेक्शन में। अब यहाँ दो चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि पहला, हम अगर कोल्ड में, फ्लू में, कोई भी इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक ले तो हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। बार बार लेने से वो चीज़, जैसे कि मैंने कहा, रिश्तेदार के घर बार बार जाओ तो वो लोग नापसंद करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे ही हमारा बॉडी एंटीबायोटिक्स को नापसंद करना और नकारना शुरू कर देता है। जितने टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स, जितने टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हम बार बार लेंगे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में भी, उतना ज़्यादा हमारे चांसेस है कि जब हमें बड़ा इन्फेक्शन हो, बड़ा इन्फेक्शन लाइक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या फिर हमें कोई रेस्पिरेटरी या फिर ट्यूबरकुलोसिस जैसे बड़े इन्फेक्शंस, तो हमें एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगे। वो एंटीबायोटिक्स को हमारा बॉडी नेग्लेक्ट करेगा। दूसरी चीज़, वायरल इन्फेक्शन में हमें एंटीबायोटिक्स नहीं खाना है। एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट करता है। वायरल इन्फेक्शन के लिए हमें एसाइक्लोविर जैसे दवाइयों का यूज़ करना चाहिए जो वायरल इन्फेक्शन के लिए बना है। एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन में क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि वायरस जो है उसका बॉडी सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। वहीं जो एंटीबायोटिक है उसको काम करने के लिए सेल लाइक स्ट्रक्चर होना ही चाहिए। अब एक चीज़ के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि आपने ये इमेजेस देखे होंगे कई बार। ये कोई स्किन रैशेस या फफोले नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई नॉर्मल एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, ये है हर्पीस वायरस का कमबैक। हमारे बॉडी में जब हमें हर्पीस वायरस का अटैक आता है सबसे पहले, जो कि है चिकन पॉक्स एक तरह का। पहली बार में चिकन पॉक्स कैसे होता है आप जानते हैं। दूसरी बार में जब हमारा बॉडी इम्यूनिटी लूज करता है, हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरियाज कम होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारा बॉडी वीक हो जाता है। तो यही हर्पीस वायरस कम बैक कर लेते हैं फिर से, और इस तरह के स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मैं तो इन सब में यही बोलूँगा कि एंटीबायोटिक्स भी इसमें बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा जो बाकी जैसे कि नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो अटैक कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि कोविड के टाइम आपने सुना होगा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जा रहा था, जबकि वो तो एक वायरल इन्फेक्शन था। उसके बाद भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो हाई लेवल एंटीबायोटिक्स है, उनका यूज़ किया जा रहा था। उसके वजह से आपने सुना होगा कि ब्लैक फंगस आँखों के पास देखा गया है। ब्लैक फंगस हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है या हमारे आसपास प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो अटैक क्यों नहीं कर पाते नॉर्मली? क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है इम्यूनिटी के बेसिस पे।
हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उसको रोक के रखे रहते हैं। वहीं जब एंटीबायोटिक्स को हम बेफिजूल यूज़ कर रहे हैं, जब उसका यूज़ भी नहीं है, तो ये सारे जो छोटे इन्फेक्शंस हैं वो उभर के आते हैं। साथ ही हर्पीस वायरस भी इसमें से है। तो मेक श्योर करें कि आपका जो इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग रहे, एक्सरसाइज करें और कोई भी छोटे इन्फेक्शंस में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन कौन सा है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और अगर वो छोटा है तो एंटीबायोटिक यूज़ मत कीजिए, क्योंकि एक टाइम में एंटीबायोटिक होता नहीं था, तब भी हम ज़िंदा बच जाते थे। हमको बस 3 से 4 दिन देना है, हमें अपना डाइजेशन सही रखना है, फिर हम ठीक हो जाएंगे। मैं हमेशा यही फॉलो करता हूँ और एंटीबायोटिक्स का यूज़ अपने फ्लू, कोल्ड में यूज़ नहीं करता। फीवर में हम वायरल इन्फेक्शन सुनने के बाद भी एंटीवायरल लेने के बजाय एंटीबैक्टीरियल लेते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ हमें वही करना चाहिए जहाँ उसका यूज़ है, और साथ ही हमें एंटीबायोटिक को हमेशा यूज़ नहीं करना है। हमारा बॉडी कैपेबल है कि वो इन्फेक्शन ठीक कर दे। हमें एंटीबायोटिक तभी यूज़ करना है जब कोई बड़ा इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है। अगर हम बार-बार एंटीबायोटिक्स को यूज़ करेंगे, इसका मतलब है कि जब वो बड़ा इन्फेक्शन आएगा जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो शायद कोई एंटीबायोटिक काम ही ना करे और डायरेक्ट डेथ। एंटीबायोटिक से रिलेटेड एक और वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वायरल इन्फेक्शन को डीप में समझना है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।